चुनौती उन लोगों को देंगे जो झारखंड विरोधी ताकतें हैं, जो यहाँ पर माइनिंग कराते हैं, विस्थापन कराते हैं, पुनर्वास नहीं कराते, जो झारखंडी जनमानस को ठग रहे हैं। संजय मेहता अपनी अकाउंटेबिलिटी को तय करता है। द न्यूज पोस्ट को ये कहना चाहता है झारखंड के नीतियों को लेकर, झारखंड के हक अधिकार को लेकर के जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है उस लड़ाई को आगे करेगा। हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे भाई यहाँ आ गए हैं जयराम, तो ऐसा नहीं कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे, चाय पियेंगे, गले लगाएंगे। संगठन के अंदर से ही कुछ लोग दूर करना चाहते हैं तो फिर मैं ही दूर हो जाता हूँ। एक कॉकस है, एक सिंडिकेट है जो उनके आसपास है और उनके चेहरे की बुनियाद पर उन लोगों ने अपना कोई एक सिस्टम डेवलप कर लिया है। कि तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, आदाब है, नमस्कार है। पहला सवाल होगा कि आप और जयराम महतो दो ऐसे चेहरे झारखंड में थे जिन्होंने पार्टी को काफी आगे लेकर गए और एक उम्मीद झारखंड के युवाओं के बीच जगी कि अब कुछ झारखंड के युवाओं की बात करने वाला नेता सामने आया। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि अब अलग राह पर आप चल पड़े? और देखिए, जहाँ तक अलग राह पर चलने की बात है, मैंने फिलहाल अपना इस्तीफा उनको सौंपा है और इसके पहले हमने एक सुझाव भी दिया था। ये स्थितियाँ इसलिए पैदा हुई कि मैं कुछ सुधार चाहता था। दरअसल ये पूरा जो हमारा परिवार बना था, वो परिवार ऐसे नौजवानों ने बनाया था जिनके पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं था और मैं इस बात की आवश्यकता महसूस कर रहा था कि जिन चीज़ों को डिलीवर करने की कमिटमेंट हम लोग झारखंडी जनमानस से कर रहे हैं, जो सपना उनको दिखला रहे हैं, जो उनको हम एक संकल्प दिखला रहे हैं, एक परिकल्पना दिखला रहे हैं कि एक ऐसा झारखंड हम लोग लेकर के आएंगे, तो हम लोगों के पास उसका एक मॉडल होना चाहिए। क्योंकि चुनावी राजनीति में एक मॉडल, एक रोड मैप इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारी लड़ाई उन बड़े पॉलिटिकल पार्टियों से है जो पहले से स्थापित हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जिनके पास 4-5 के एमएलए जीते हुए, 4-5 बार के एमएलए जीते हुए लोग हैं, कोई सांसद का बेटा, विधायक का बेटा है, यहाँ बहुत साधारण लोग। तो मेरा सिर्फ इतना ही कंसर्न था कि चूंकि चुनावी राजनीति में जाना है तो चुनावी राजनीति के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान एक्शन चाहिए और जब तक रणनीतिक तौर पर हम एक प्लान नहीं बनाएंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो चुनावी राजनीति में जीतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस पर बूथ स्तर पर आपको पूरी तैयारी करनी होती है। इन बिंदुओं पर संज्ञान नहीं लिया गया और इसके कारण से मुझे लगा कि अगर मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ झारखंडी जनमानस से, उसको अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो झारखंडी जनमानस को जवाब क्या देंगे। तो फिर मुझे लगा कि ये बातें नहीं सुनी जा रही हैं, क्या करना चाहिए। तो हमने लिखा कि मुझे लगता है कि अब कुछ आत्मचिंतन करना होगा, सोचना होगा। तो फिर मैंने अपना इस्तीफा उनको भेज दिया। आपने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर साझा किया तमाम लोगों के साथ, उसमें तमाम जो शहीद है, जो पूर्वज, उनका जिक्र किया। चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात कर ले, सिद्धू कान्हू की, नीलांबर पितामह, तमाम जो शहीद हैं जिन्होंने झारखंड में एक अलग अपना जगह उनका है जी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि जयराम महतो उनके से हटकर अब काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में भी जयराम महतो इनकी ही बात करते थे और इनके ही नाम पर राजनीति की शुरुआत हुई कि हमें बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड चाहिए तो चांद भैरव के सपनों का झारखंड चाहिए। नहीं, देखिए, इस सवाल को ऐसे इसको देखने की जरूरत है। राह से भटकना, राह पर चलना, इन सवालों से परे मैं इन बिंदुओं पर आना चाहता हूँ कि चूंकि जब झारखंड बना है ये राज्य, तो आप लोग सब जानते हैं कि यूं ही तो ये राज्य बना नहीं, ये कोई स्वाभाविक राज्य भी है नहीं, बहुत संघर्षों के बाद मिला। जयपाल सिंह मुंडा ने जब पहली बार आवाज़ बुलंद की और आप समझिए हम लोग बार बार अपने आंदोलनों और भाषणों में कहते रहे कि 88 सालों का एक संघर्ष रहा। जैसे आप इस बात को ऐसे समझिए कि एक इतना लंबा संघर्ष हुआ और उसके बाद ये राज्य मिला, तो राह से भटकने और राह पर चलने की सवाल नहीं है। सवाल ये है कि चूंकि 2024 में हैं हम लोग और यहाँ पर रोजगार, पलायन, विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, स्थानीयता, भाषा, संस्कृति, खतियान, इन विषयों पर जब हम लोग समाधान की बात कर रहे हैं और 2 दशक से ज़्यादा समय हो गए और कोई भी राजनीतिक दल इन समस्याओं का समाधान का रास्ता नहीं दे पाई है, तो आप समझिए कि जो झारखंडी जनमानस ये इंतजार करके बैठा हुआ है कि हम लोग कुछ करेंगे, वो हम लोग कैसे करें। शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने का तो संकल्प है ही, लेकिन वो संकल्प पूरा करने के लिए जब हम लोग एक रोड मैप तैयार करके काम करेंगे तो वो सपना जब पूरा होगा तो समझिए कि आप स्वतः उनके मार्ग पर चल दिए। झारखंडी जनमानस का कल्याण हुआ, झारखंडी जनमानस संपन्न हुई, झारखंडी जनमानस खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, उनके ऊपर उनके समक्ष आर्थिक संपन्नता आ गई, तो उनके सपनों का झारखंड बना। तो उसके लिए रोड मैप तैयार करेंगे तभी ना। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रास्ते से भटक गए हैं या रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पर काम करने की जरूरत है। आपने जिक्र किया कि 88 वर्षों से अधिक का संघर्ष उन शहीदों का रहा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि
संजय महतो ने थोड़ी जल्दबाजी कर ली। उन्होंने तो काफी लंबा संघर्ष किया, लेकिन संजय महतो जल्दबाजी में क्यों इतना कदम उठा? जब आप कोई विचारधारा को चुनते हैं और उस विचारधारा को एक एक जनमानस में, गली मोहल्ले, गांव, कस्बे, चबूतरे पर जा करके लोगों को समझाते हैं और एक बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं और आपको लगता है कि चीज़ें पटरी से उतर रही हैं, हम पता नहीं वहाँ से डिलीवर कर पाएंगे नहीं, तो आमतौर पर राजनीति में इन परिस्थितियों में मैं जो इत्तेफाक रखता, जो मैं मानता हूँ कि वैसा व्यक्ति जिसकी ये प्राथमिकता होगी कि किसी तरीके से सांसद और विधायक बन जाना है, वो व्यक्ति टिका रहेगा। और मैंने बार बार कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और मैं चुनावी राजनीति से खुद को दूर करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने फॉर्म भी नहीं भरा। तो आप कह रहे हैं कि आपने जल्दबाजी कर दी, इसलिए मैंने लिखा कि मुझे अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या करना है। और मैं फिलहाल कई लोगों से सजेशन ले रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत, तमाम कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं। और एक सबसे आश्चर्यजनक जो मुझे फीडबैक मिला है, मतलब मैंने फीडबैक मंगाया, लोगों से बातचीत की, एक इमोशन है झारखंडी जनमानस का इस पूरे परिवार, इस पूरे कैंपेन, इस पूरे प्रोटेस्ट, इस पूरे अभियान से। आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब 99% से ज़्यादा लोगों ने जो मुझे मैसेज और कॉल किए हैं, उसमें सबका यही कहना है कि आप ये निर्णय लिए तो हैं, लेकिन आप हम लोगों को अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं, आपको कुछ सोचना पड़ेगा इन भावनाओं के बारे में। ये मुझे बहुत अंदर से परेशान कर रहा है कि ये जो लोगों का रिएक्शन है, इस पर कैसे काम करना है। लेकिन चूंकि वो हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो हमारे बारे में सोच रहे हैं, जो हमारे प्रशंसक हैं, उनको ये बताना होगा कि हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन नहीं बन पा रहा है, तो सिर्फ संजय मेहता अकेले क्या कर पाएगा। जब पूरे परिवार में एक बिंदु पर सहमति बनेगी कि हाँ, इस रणनीति के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इनको यहाँ से हम लोग मैदान में उतार रहे हैं, ऐसे हमारे बूथ लेवल की रणनीति होगी, तब हम लोग झारखंड में सरकार बना पाएंगे। तो इस कारण से फिलहाल मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं लोगों से राय ले रहा हूँ, लोगों से राय मंगवा रहा हूँ, जो हमारे गार्जियन लोग हैं, अभिभावक हैं और तमाम जो राजनीतिक तौर पर समझ रखते हैं, उन लोगों से मैं फिलहाल बातचीत कर रहा हूँ। आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद क्या जयराम महतो ने कांटेक्ट करने की कोशिश की या कुछ बात हुई आपकी उनसे? उनसे बातचीत नहीं हुई है मेरी फिलहाल, टेलीफोनिक अभी तक, लेकिन कुछ साथियों ने संपर्क किया है। और मैं जब अभी आपके पास इंटरव्यू देने आ रहा था, तो अभी मेरा फ़ोन अभी तुरंत अभी फ्लाइट मोड में है, लेकिन मैं जैसे ही फ़ोन को फ्लाइट मोड से ऑन करता हूँ या फिर मेरा फ़ोन ऑन रहता है, तो दिन भर के जितने कॉल्स हैं उसमें सबका एक ही कहना है कि आप ये अगर निर्णय लिए हैं तो हम कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं है, आपको कुछ सोचना पड़ेगा। और इस कारण से मैं फिलहाल अभी आत्मचिंतन की मुद्रा में हूँ। आप काफी मंझे हुए खिलाड़ी राजनीति के हैं, जयराम महतो से पहले से सामाजिक कार्य में सक्रिय है, तो अब रास्ता बचा है या नहीं वापस जाने का? देखिए, सवाल वापसी से ज़्यादा इस बिंदु पर है कि जिस रिफॉर्म को लेकर और राशन के अंदर जिस रिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, उन पहलुओं पर कितनी गंभीरता आ पाती है। क्योंकि आप एक पॉइंट, पता नहीं लोगों ने गौर किया कि नहीं, आमतौर पर जब कोई रिजाइन देता है तो सामूहिक तौर पर कुछ लोग देते हैं जब नाराज़गी होती है। जी, मेरे पास जब लोग आए, जब लोगों ने फ़ोन कॉल्स किया, अपने कुछ लोगों से हमने संपर्क किया, तो हमने कहा कि आप सभी लोगों को वहीं टिकना है। मैं ये चाहता था कि वहाँ पर सुधार हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक परिवार बना है, हम लोगों ने खून पसीना, थाना पुलिस केस मुकदमा सब कुछ झेला, उसके बाद वो परिवार बना। तो मैं यही चाहता था कि हो सकता है कि मेरे बाहर आ जाने के बाद वहाँ पर एक गंभीरता है, एक आत्मचिंतन हो, एक मंथन हो, और जिन बिंदुओं को लेकर के मैंने संगठन के समक्ष अपनी बातों को रखा है, उस पर वो बातचीत कर सके या उस पर सुधार ला सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमने सजेशन दिया था तो उस पर पब्लिक का रिएक्शन था कि सभी सजेशन जो दिए हैं, संजय मेहता के द्वारा जो दिया गया है, वो बिल्कुल सही है और इस पर काम होना चाहिए। और अभी भी लोगों का यही कहना है कि संजय मेहता ने जो बातें कही हैं उस पर कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। अगर देखें, आपने जेल पुलिस थाने की बात की, हर बार या तो संजय महतो आगे दिखते हैं, देवेंद्र नाथ महतो आगे दिखते हैं, जब पुलिस थाने की बात आती है तो जयराम महतो उस जगह पर नजर नहीं आते हैं, भूमिगत एक तरह से कह सकते हैं कि हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव के समय भी देखा गया, जब पुलिस गिरफ्तार करने गई तो देवेंद्र नाथ महतो ने गिरफ्तारी दी, लेकिन जयराम महतो वहां से एक तरह से चर्चा थी कि फरार हो गए और कितने दिनों तक जानकारी नहीं कहाँ गए। नहीं, उस प्रकरण में मैं उस दिन वहीं था। मैं जब पुलिस अरेस्ट करने आई थी, मैं वहीं डीएसपी से बात कर रहा था, वहीं
और तमाम थाना के पुलिस लोग थे, बोकारो की बात है। उस दिन मैं वहीं मौजूद था और तमाम जो फाइल्स वगैरह थे उसको मैं देख भी रहा था। उस वक्त हमारा कंसर्न ये था, क्योंकि पुलिस उनको अरेस्ट करने वाली थी और उनका नॉमिनेशन का पेपर सबमिट हुआ था, और मतलब उसी दिन नॉमिनेशन की रैली, उसके बाद उसका स्क्रूटनी वगैरह होना था। मेरे दिमाग में ये बात आई, उन्होंने हमसे बातचीत की कि क्या करना चाहिए। तो अगर अरेस्टिंग देते तो हो सकता है कि पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता था, आम जनता में एक इमोशन आता। लेकिन हमारे माइंड में ये स्ट्राइक किया कि चूंकि नॉमिनेशन का पेपर गया है, उनके सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ सकती है, हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत तरह की टेक्निकल चीज़ें हैं। और बाद में देखा आपने, नॉमिनेशन में परेशान किया था प्रशासन ने। तो हम लोगों ने फिर ये कोशिश की कि किसी तरीके से इनको सुरक्षित पहले यहाँ से निकाला जाए, और उसके बाद फिर नॉमिनेशन में परेशानी हुई तो फिर उनके नॉमिनेशन को बचाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, जतन किया। तो उस वक्त ऐसी परिस्थितियां थी कि गिरफ्तारी नहीं दी जा सकती। अगर गिरफ्तारी दे देते तो हो सकता है कि नॉमिनेशन में उस वक्त कुछ समस्याएं आती। तो उनके नॉमिनेशन को बचाने के लिए, ताकि वो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें, लड़ सकें, ये निर्णय उस समय हम लोगों ने ही लिया था। चुनाव के वक्त आपने बताया कि तमाम सजेशन दिया और कैसे सुरक्षित रखें उनके नॉमिनेशन को। जी, एक बड़ा फैसला आपका था और फायदा भी हुआ पार्टी को और जयराम महतो को। हाँ, अगर उस वक्त के आप वीडियो को देखेंगे, जब नॉमिनेशन हो रहा है, पुलिस अरेस्ट करने आई है, तो तुरंत मैं माइक लेकर के बोल रहा हूँ कि मुझे इनका जो चौथा सेट है नॉमिनेशन का, चूंकि उन्होंने 3 सेट जमा किया था, चौथा सेट दीजिए, मैं इनका तुरंत सिग्नेचर लेना चाहता हूँ। क्योंकि उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि पुलिस पूरा अरेस्ट करने के लिए तैयार खड़ी थी, और मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ स्ट्राइक कर रहा था कि अगर पुलिस स्ट्राइक, मतलब पुलिस अगर अरेस्ट कर लेती है और इनका नॉमिनेशन 3 सेट चला गया है, और अगर उस 3 सेट में इंटेंशनली अगर प्रशासन कुछ करती है, तो चौथे सेट में फिर इनके नॉमिनेशन में हम सिग्नेचर कैसे लेंगे अगर ये कहीं जेल चले गए तो मैंने तुरंत फाइल मंगाया, उस पर साइन करवाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वहाँ से उनको हम लोग सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे। और फिर बाद में बहुत परेशान किया प्रशासन वालों ने कि आप अपने जो प्रस्तावक हैं उनकी शारीरिक उपस्थिति कराइए वगैरह वगैरह। हालांकि बाद में फिर नॉमिनेशन बच गया उनका। नॉमिनेशन बच गया, आपकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन अगर देखें तो मीडिया के सामने आप तो खुलकर आ रहे हैं, अपने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जयराम महतो से जब संपर्क किया जा रहा है तो खुलकर ना कुछ बोल रहे और ना सामने आ रहे। कारण क्या है? क्या संजय महतो और जयराम महतो के बीच अभी भी बात बची हुई है? अब देखिए, ये तो उनका अपना कॉल है कि वो अपना क्या पक्ष रखते हैं, नहीं पक्ष रखते। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जयराम मेरा भाई समान है, हम दोनों ने साथ संघर्ष किया है, हम दोनों सामान्य घर से निकले हुए लोग हैं, और एक बड़ी समानता है कि हम दोनों का जन्म दिवस भी एक ही दिन है, महीना भी एक है, साल भी एक है। कौन सा डेट में? 27 दिसंबर। 27 दिसंबर। तो देखिए, उनसे हम लोगों का अपना एक भावनात्मक लगाव है, भाई जैसे लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कोई प्रॉपर्टी का हम लोगों का बंटवारा होना था या फिर कुछ बहुत बड़ा विवाद हो गया। व्यक्तिगत राजनीति में जब आप वैचारिक तौर पर जुड़ते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, आप सार्वजनिक तौर पर सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। तो अब मान लिया आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे भाई यहाँ आ गए हैं जयराम में, तो ऐसा नहीं कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे, चाय पियेंगे, गले लगाएंगे, बातचीत होगी। लेकिन जिन बिंदुओं को मैं रख रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो झारखंड के संदर्भ में है और झारखंड के कल्याण के लिए उन बिंदुओं पर सोचने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि संजय मेहता लगता है किसी के संपर्क में है, संजय मेहता कहीं चला जाएगा। संजय मेहता इस तरह का आदमी नहीं है। संजय मेहता ना कहीं जाने वाला है और ना ही संजय मेहता अपने राजनीतिक उसूलों से कोई समझौता करने वाला है। संजय मेहता अपनी अकाउंटेबिलिटी को तय करता है। द न्यूज पोस्ट को यह कहना चाहता है कि संजय मेहता झारखंड के नीतियों को लेकर, झारखंड के हक अधिकार को लेकर के जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है उस लड़ाई को आगे करेगा और अपने जमीर से वो कभी समझौता नहीं करेगा, इस बात को कहना चाहता हूं। तो इस लड़ाई को अब कौन से बैनर पर आगे आप लेकर के जाने वाले हैं? देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि मैं लोगों की राय ले रहा हूं, और आमतौर पर ये कहा जाता है कि कभी भी जब आप राजनीति में होते हैं तो आपके मन की बात नहीं चलती है, क्राउड क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की राय क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का क्या राय है। तो मैं पहले कलेक्ट कर रहा हूं लोगों का सजेशन, वो क्या कह रहे हैं, और उस सजेशन के आधार पर मैं निर्णय लूंगा कि क्या करना है। अभी आपने बताया कि जयराम महतो आपके भाई के जैसे है। बिल्कुल है। जन्मदिन भी एक तारीख जी, को है। हम लोगों ने केक भी साथ काटा है। देखा जाता है कि अक्सर भाई में विवाद हो जाता है प्रॉपर्टी को लेकर और भी बहुत। तो क्या संजय महतो चाहते थे कि जयराम महतो की जो पार्टी है, अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष, उस पर वर्चस्व बनाना तो नहीं चाह रहे थे, और यही कारण है कि जयराम महतो ने किनारा किया? तो संजय नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पूरा सम्मान है। मेरा सिर्फ कंसर्न यही था
कि किसी भी संगठन के अंदर, किसी भी परिवार के अंदर एक शीर्ष तो नेतृत्वकर्ता होता ही है, लेकिन उसके नीचे एक सेकंड लाइन का जो अपना एग्जिस्टेंस है, उसकी जो स्वीकार्यता है, उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। और जब आपके साथ साथ कई हैंड्स होंगे तो आपका भी बोझ कम होगा, आपका भी एक तरीके से भार कम होगा, आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम होगा। और यही मेरा कंसर्न था, और कोई बात नहीं। अगर जयराम महतो स्पष्ट करते हैं और एक आश्वासन आपको देते हैं भाई के नाते कि पार्टी में जो चीजें अभी हाल में चल रही है, जिस तरह से आपको किनारा किया गया, उन तमाम चीजों को बराबर कर अब फिर से एक साथ आना चाहे तो क्या आपकी राय रहेगी? मैंने क्या कहा कि मैं लोगों से सजेशन मंगा रहा हूँ। जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कहेगी, जो झारखंडी जनमानस कहेगा, जो हमारे लोग कहेंगे, और जो आम हमारे नौजवानों की राय होगी, जो हमारे समर्थकों की राय होगी, उस आधार पर निर्णय लूंगा। ऐसा कोई निर्णय मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं लूंगा जो जनमानस को हर्ट करे। तो क्या लगता है कि जयराम महतो जिन सपनों को लेकर के पार्टी में आए थे और जनता का समर्थन मिला, अब उन मुद्दों पर खुलकर बोल नहीं पा रहे, आखिर कारण क्या है? क्या भटक गए अपने रास्ते को या मुद्दों से? नहीं, आमतौर पर क्या होता है कि बार बार जिन विषयों को आप रख रहे होते हैं और जिस पर एक नैरेटिव बिल्ड होती है, तो वो उसके केंद्र में आ ही जाता है। हम लोगों की पहचान ही रही कि झारखंड स्थानीयता, खतियान, नियोजन, विस्थापन, पुनर्वास, नौकरियों में प्राथमिकता, निजी क्षेत्र में नौकरियों में प्राथमिकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बुनियाद पर ये पूरा संगठन बना, जिन मुद्दों पर ये संगठन बना, तो पब्लिक के डोमेन में ये बातें हैं कि इसका जन्म ही इन्हीं मुद्दों को लेकर के हुआ है। तो जब सत्ता के केंद्र में आएंगे, राजनीति के केंद्र में आएंगे, अगर मौका मिलेगा तो हमारी प्राथमिकता तो यही विषय रहेंगे, तो प्राथमिकता के विषय तो यही रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन बातों को बार बार डायरेक्टली कहना या नहीं कहना वो अलग पहलू है, लेकिन संगठन कोई भी जिन उद्देश्यों से बनता है और वो संगठन जब पॉलिटिकल डोमेन में आ जाती है, तो आप समझिए कि उसका कोर इशूज वही है, उसका कोर एजेंडा वही है, और उसी कोर एजेंडे पर कोई भी संगठन फिर काम करेगा। देखा गया कि 1932 या स्थानीय नीति की बात कर ले, जिन मुद्दों को आप उठाते हैं उन्हीं मुद्दों को जो वर्तमान सत्ता में पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा मुखर होकर उठाती है। तो अब क्या तीसरा कोई मोर्चा देखने को फिर से मिल सकता है झारखंड में जो इन मुद्दों को लेकर आगे चलेगा? फिलहाल इस पर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जहां तक आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की, आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में झारखंड में स्थानीयता को खतियान आधारित स्थानीयता को परिभाषित करने की बात कही थी, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई। आपने देखा होगा कि झारखंड में डोमिसाइल की पॉलिसी जब इन्होंने बनाया और उस ड्राफ्ट को राज्यपाल के समक्ष भेजा, तो गवर्नर साहब ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया। आपने देखा होगा कि यहाँ के आदिवासियों का जो सरना धर्म कोड का विधेयक था, वो भी सेंट्रल के पास भेजा गया, उस पर भी कुछ काम नहीं हो पाया। एक और विधेयक था जो 77% रिजर्वेशन का, जिसमें ST, SC, OBC और EWS का रिजर्वेशन का था विधेयक, उसको भी राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। इस पहलू को ऐसे समझिए कि झारखंड के हक अधिकार से संबंधित वैसे विधेयकों और कानूनों जो झारखंडी जनमानस के कल्याण के लिए है और सरकारें बनाने की कोशिश भी कर रही हैं अगर कोई, तो पिछले दरवाजे से, गवर्नर के रास्ते से उन कानूनों को रोक दिया जा रहा है। लेकिन आमतौर पर अगर लोकतांत्रिक सत्ता में बैठी कोई सरकार है जिसे जनता ने चुना है, वो अगर कोई कानून बना रही है, तो इस तरह की परिपाटी फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में किसी गवर्नर के द्वारा बार बार विधेयक को रिजेक्ट करना, ये भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर गवर्नर को भी चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए बार बार। बगल के राज्य में OBC को रिजर्वेशन है ना, आप देखिए 75% रिजर्वेशन लागू हुआ बिहार में, झारखंड में 77% रिजर्वेशन लागू होना था, नहीं हुआ। OBC को सिर्फ 14% रिजर्वेशन है। मंडल कमीशन की सिफारिश क्या कहती, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और कमोबेश झारखंड में OBC को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ 14% है। तो ये तो असंवैधानिक हो गया। आप सारी नियुक्तियां इस पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इसका कब सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ट्रिपल टेस्ट करा करके आपको चुनाव कराना होगा। लोकल बॉडी का इलेक्शन, नगर निकाय के चुनाव नहीं हो पाए, पंचायत चुनाव में OBC का रिजर्वेशन नहीं लागू हो पाया, तो आपने एक बड़ा हक मार दिया बड़े वर्ग का। तो आप जब कोई कानून को नहीं बनने देते हैं तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। OBC का एक बड़ा वर्ग पंचायत चुनाव में वंचित हो गया अपने अधिकार से, कई लोग नौकरी में वंचित हो जा रहे हैं। इन पहलुओं पर सोचने की जरूरत है। अगर बात करें, आपने इस्तीफा दिया, बीच बीच में देवेंद्र महतो या फिर मनोज यादव की बात करें, वो भी अपने दर्द को कई बार जाहिर कर चुके हैं मीडिया के सामने।
तो क्या लगता है कि जेबी के से सब बिखर जाएगी आने वाले दिनों में, चुनाव से पहले ठीक विधानसभा के? देखिए, मेरी अगर आप हार्दिक इच्छा पूछेंगे, क्योंकि मैंने उस परिवार को बनाने में अपना सब कुछ योगदान दिया है, तो संजय मेहता ये कभी नहीं चाहेगा कि वो परिवार बिखरे, और संजय मेहता की ये कभी इच्छा भी नहीं कि वो परिवार टूटे, और संजय मेहता चाहता है कि वो परिवार बना रहे। भले मैं उस परिवार का हिस्सा रहूं या ना रहूं, लेकिन संजय मेहता की एक झारखंडी जनमानस होने के नाते, एक झारखंडी नौजवान होने के नाते, क्योंकि उस परिवार को बनाने में संजय मेहता का भी थोड़ा सा ही अगर योगदान है, एक सुई के नोक भर भी, तो हमने अपना योगदान दिया है, अपना इमोशन दिया है, भावना के साथ जुड़ करके काम किया है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो परिवार टूटे, वो परिवार इंटैक्ट रहे। ये मेरी सोच है, ये मेरी भावना है। अगर वापस से जेबी केसेस में आपको जाने का मौका मिले और आप जिन जनता की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, वो बोले कि नहीं आप जयराम के साथ जाइए, तो आप कौन सी वो शर्त रख सकते हैं? कोई शर्त नहीं रखूंगा मैं। शर्त क्या होता है सर? शर्त क्या होता है? ये है कि हाँ, इन चीजों पर हम लोगों को काम करना है। मेरा सिर्फ कंसर्न इतना ही था कि हम लोग पोलिंग स्टेशन तक की टीम बनाए, क्योंकि मैंने एनालाइज किया लोकसभा के ये इलेक्शन। तो काफी बेहतर है, क्योंकि बिना संगठन के लोकसभा इलेक्शन में हमने एनालाइज किया कि तमाम पोलिंग स्टेशन पे आप देखेंगे, जयराम भाई भी ये कहते हैं कि मेरे इलेक्शन को लूज करने का एक बड़ा कारण रहा कि कई बूथों पर हमारे बूथ एजेंट नहीं बैठ पाए थे, और हम भी अपने 2278 बूथों पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में बूथ एजेंट नहीं बिठा पाए थे। मैं ये सोचता हूं कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करके, और कम से कम हम लोग अपनी बूथ कमेटी बना लें बहुत इंटैक्ट तरीके से, और उसके बाद हम लोग चुनावी रणनीति और राजनीति पर काम। इसके लिए जब हमने एक वो अभियान लॉन्च किया था, झारखंड मांगे जयराम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके डिस्क्रिप्शन में यही था कि इस अभियान के तहत एक बूथ 100 यूथ का अभियान चलाया जाए। तो हमने सोचा था कि अगर 100 यूथ को अगर एक बूथ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारे कार्यकर्ता कम से कम 10, 20, 50 तो जोड़ ही लेंगे। अगर लक्ष्य बड़ा है तो कम से कम 10, 20, 50 लोग जुड़ेंगे। अगर एक बूथ पर 20, 30, 40 लोगों की आपके पास टीम है, तो आप समझिए कि इस देश के सबसे बड़े मजबूत आदमी हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक बूथ पर एवरेज मतलब 36-37% अगर आप वोट हासिल कर रहे हैं, अगर किसी बूथ पर वहां पर वोट है, मान लिया जाए कि 1000 वोट, आप उसमें 225 वोट, 230 वोट, 236 वोट, 240 वोट तक लाने में कामयाब है एवरेज, तो आप समझिए इस देश का कोई भी इलेक्शन जीत सकते हैं। यही आंकड़ा आसपास होता है। तो मेरा यही कंसर्न था कि इलेक्शन में जब आप आंकड़ों पर नहीं सोचेंगे, नंबर्स पर नहीं सोचेंगे, फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे, डेटा पे नहीं जाएंगे, तो जीत नहीं पाएंगे। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां बड़े बड़े कंसल्टेंट को हायर कर रही हैं, बड़े बड़े IITians कॉर्पोरेट कल्चर में पॉलिटिकल पार्टियों को चला रही हैं। तो इन बड़े बड़े चालाक लोगों से हम लोगों की लड़ाई है, तो उसके लिए कुछ रणनीति तो तैयार करनी होगी ना, कैसे जीतिए। तो रोक कौन रहा था आपको बूथ स्तर तक कमेटी बनाने को? क्योंकि किसी भी संगठन में या चुनाव लड़ने को बूथ ही सबसे मजबूत रहेगा, तभी कहीं नहीं, रोका किसी ने नहीं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जब कोई संगठन है तो उसका एक यूनिफॉर्म मॉडल होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कैंपेन लॉन्च होता है, मान लिया जाए कि अगर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और नरेंद्र मोदी जी ने कोई कैंपेन चलाया कि मैं भी चौकीदार, तो एक यूनिफॉर्म मोड में आया कि देश के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता ये करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये करेंगे। तो हमारे जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक यूनिफॉर्म मोड होना चाहिए कि एक सेंट्रलाइज कैंपेन वहां से अनाउंस हुआ और वो पूरे इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट हो रहा है पूरे ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मोड में कैंपेन नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता डिरेल हो जाएंगे, क्योंकि उनको टास्क देना होगा प्रशिक्षण दे करके। कोई क्या कर रहा होगा कि अपने पंचायत में कुछ गतिविधि कर रहा होगा, कोई अपने एरिया में कुछ गतिविधि कर रहा होगा, लेकिन वही चीजें यूनिफॉर्म मोड में होगी तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। इन्हीं पहलुओं और बिंदुओं पर मेरा कंसर्न था। तो इसमें दिक्कत कुछ हुई? किसी ने कहा आपके सुझाव पर? दिक्कत ये हुई कि संगठन के अंदर एक ऐसा कॉकस और सिंडिकेट डेवलप हो गया जो ये नहीं चाहने लगा कि संजय मेहता इन चीजों को करे, और उन्होंने हमारे भाई जयराम को मिसगाइड कर दिया। हमने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि जब आप कई ऐसे लोगों से घिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा तार्किक तरीके से जब थोड़ा सा नहीं सोच पाते हैं, इन बिंदुओं पर समय नहीं दे पाते हैं, तो कुछ गलत निर्णय हो जाता है। तो उन्होंने भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और ये चीज़ें फिर रुक गई, ये चीज़ें नहीं हो पाई। ये आज 2 महीना होने चला। अगर ये कैंपेन चला होता तो आज बूथ स्तर पर एक बहुत बड़ी टीम तैयार हुई रहती,
ये मैं कहना चाहता हूँ। अब अगर बात करें किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में उतरने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो अगर बात करें जेबी केसेस के अर्थतंत्र का क्या सोर्स है? इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप भी चुनावी मैदान में थे। हाँ, जब मैं चुनावी मैदान में था, मैं अपने संदर्भ में बताता हूँ। मेरे जितने शुभचिंतक, नाते, रिश्तेदार, दोस्त, यार, तमाम अपने लोग, उन लोगों ने मुझे मदद किया। और जब मैं गांव गया, मैं बहुत मतलब इस बात को कन्फेस कर रहा हूँ कि आम झारखंडी जनमानस ने 10 रुपया दे करके, चावल दे करके, तमाम तरह के मतलब आशीर्वाद दे करके उन लोगों ने चुनाव लड़ाया। और मैं उनका ऋणी हूँ, मैं उनका कर्जदार हूँ। और मैं आपके कैमरे के सामने इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इतना प्यार, आशीर्वाद, भरोसा दिया है, उनके प्यार, आशीर्वाद, भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। और उनके लिए जब भी खड़ा होने की बारी आएगी, सुख दुख में, दर्द में, उनके लिए शहादत भी देने की बारी आएगी तो मैं दूंगा। और उनके लिए हमेशा उनके साथ कदम ताल करूंगा, इस बात का उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। 10 रुपया और चावल तो ये खुलकर सामने से हो गया, पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है जेबी केसेस को? पूरे जेबी केसेस को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। अध्यक्ष लेकिन साथी है, शुरू से पार्टी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका आपकी है। इसलिए क्योंकि मैं हजारीबाग जोन में रहता हूँ और संगठन संचालित होता है धनबाद जोन से, तो संचालित होने की जो पूरी प्रक्रिया है, मैं उस पार्ट का हिस्सा नहीं हूँ। मैं हजारीबाग जोन में संगठन की जो गतिविधियां चलती है, अपना कार्यक्रम चलता है, जो अपने रैलियां वैलियां हुई, उसमें मेरी भागीदारी रहती है, उसमें मेरा सहयोग रहता है। हम अपने तरीके से जो भी कर पाते हैं वो करते हैं। लेकिन संगठन की अन्य गतिविधियां जो धनबाद इलाके से संचालित हो रही हैं, उसकी जानकारी मुझ तक नहीं है। चर्चा है कि धनबाद इलाके की आप बात कर रहे हैं, तो तमाम जो कोल माइंस है वहां से जब डंपर निकलती है, उनसे भी कुछ पैसा जेबी के पार्टी को मिलता है, और इसलिए दिया जाता है क्योंकि जयराम महतो का प्रभाव इस इलाके में एक कॉल पर हजारों की भीड़ आ जाती है वहां पे। इस बिंदु में कितनी सत्यता है, कितनी तथ्य है, मैं नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि मैं कोई भी बात बिना तथ्यों के आधार पर, अगर ये बात इस तरह की सामने आई है तो ये चिंताजनक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर ना मेरे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी है, ना कोई सच्ची जानकारी है, और इसलिए इस पर मैं कुछ कहने से इनकार करता हूँ। अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर है कि आपका एक बड़ा कार्यकर्ताओं का ये है, तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने आपसे प्यार दिखाया और वोट दिया, तो अब विधानसभा चुनाव के अंदर खाने तैयारी तो चल रही है, तो आखिर चुनौती किसे देंगे? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, या भाजपा, या फिर खुद जेबी के? नहीं, मेरी बात समझिए, मतलब आप कह रहे हैं कि क्या संजय मेहता चुनावी राजनीति में जा रहा है या नहीं? चुनौती किसे देंगे आप? संजय मेहता ने बार बार ये कहा है कि मैं खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखना चाह रहा हूं। नहीं, आपने ये भी कहा कि कार्यकर्ता निर्णय लेंगे, तो कार्यकर्ता तो साफ तौर पर चाहे उनकी कोई आवाज उठाने वाला आगे बढ़े, उन परिस्थितियों में फिर चिंतन किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन जहां तक चुनौती देने की बात है, चुनौती उन लोगों को देंगे जो झारखंड विरोधी ताकतें हैं, जो यहाँ पर माइनिंग कराते हैं, विस्थापन कराते हैं, पुनर्वास नहीं कराते हैं, जो झारखंडी जनमानस को ठग रहे हैं। उन ठगने वालों में, उन लूटने वालों में जितना लोग शामिल है, वैसे लोगों को चुनौती पेश करेंगे। क्या लगता है कि जेबी के इस पार्टी का झुकाव अब किसी और भी दल की ओर हो रहा है कि गठबंधन में हो जाए, सरकार में 1-2 मंत्री का पद मिल जाए, विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो? फिलहाल तो एक ही झुकाव है, झारखंडी जनमानस का कल्याण। अब आगे क्या होगा ये फिलहाल मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोग अपना जो प्रतिबद्धता जाहिर किए हैं झारखंडी जनमानस के प्रति, आम लोगों के प्रति, वो प्रतिबद्धता यही है कि हम लोग अकाउंटेबल हैं आप लोगों के लिए। और वैसे लोगों के साथ जाने में क्या फ़ायदा जिन्होंने लूटा है झारखंड को? मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों से झारखंड का कुछ कल्याण होगा। देखिए, राजनीति सिर्फ ये नहीं कि किसी तरीके से सत्ता के केंद्र में चले गए, विधायक सांसद बन गए, नेता मंत्री बन गए, ये तो चलता ही रहता है देश में। झारखंड की जो मूल समस्याएं हैं, सबसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखिए, झारखंड में 14 सांसद निर्वाचित होते हैं, 6 राज्यसभा के सांसद हैं, 81 विधायक हैं। आप गौर करिए कि इस देश में झारखंड एक ऐसा राज्य है, हम लोग सब कहते हैं कि 40% खनिज देता है, इतने यहाँ पर माइंस मिनरल सब कुछ है, यूरेनियम, बॉक्साइट, आयरन और सब कुछ है। तो झारखंड राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में कभी परिचर्चा का हिस्सा रहता है क्या? क्या कोई सांसद को आपने आज तक मुखर होकर के लोकसभा के अंदर बोलते हुए देखा कि अध्यक्ष महोदय, हमारे झारखंड के बड़का गांव में गोंदलपुरा में अडानी आकर के माइनिंग करना चाहती है, वहां पर लोगों पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, अडानी इस तरीके से मनमानी कर रहे हैं? कोई नहीं बोलता है। इसका मतलब कि पूरे झारखंड के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श से गायब हो जा रहे हैं। तो जब लोकसभा में चुनाव में गया तो जनता ने यही कहा कि आप लोकसभा क्यों लड़ना चाहते हैं, आप लोग तो झारखंड के मुद्दे पर आए थे। हमने कहा कि देखिए,
झारखंड के कई ऐसे विधेयक हैं जिसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात है। 9 शेड्यूल में शामिल कब होगा? जब वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार है वो चाहेगी, वो बहस के केंद्र में आएगा। ऐसे सारे विषय हैं जो झारखंड से संबंधित हैं और सदन में गूंजने चाहिए थे, वो नहीं गूंजते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड के मुद्दों पर एक बड़े स्तर पर डिस्कोर्स की जरूरत है, एक परिचर्चा की जरूरत है। अगर बात करें तो जयराम महतो को मिसगाइड कौन कर रहा है? क्या किसी दूसरे राजनीतिक दल के लोगों की सक्रियता जेबी केसेस में अंदर खाने हो गई? इसका बहुत स्पष्ट आंसर मैं देना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि ये तमाम जेबी केसेस के अपने जो हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी संदेश दे देना चाहता हूँ। एक कॉकस है, एक सिंडिकेट है जो उनके आसपास है और उनके चेहरे की बुनियाद पर उन लोगों ने अपना कोई एक सिस्टम डेवलप कर लिया है जिससे उनको संसाधनों के आधार पर, किसी के आधार पर कुछ उनको बेनिफिट्स हो रहा है और वो नहीं चाहते हैं कि वो जो अपना एक कॉर्नर बना है उसमें कोई फिल्ट्रेशन आए और वो एक कंफर्ट जोन अपने लिए क्रिएट कर लिए हैं। उस कंफर्ट जोन को वो बनाए रखना चाहते हैं जिसके कारण से वो उनको घेर करके रखना चाहते हैं और उनको मिसगाइड कर रहे हैं। वो सिंडिकेट वाला कौन है लोग जो सिंडिकेट चला रहे हैं और जयराम महतो तक पहुंच गए, जो झारखंड की माटी की बात करते थे, 32 की बात करते थे, आखिर उन तक पहुंच कैसे गए और कौन लोग हैं? उनके ही आसपास के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके ही आसपास के लोग हैं और वही लोग इन सब चीज़ों को संचालित कर रहे हैं। अगर आगे बात कर ले तो जिस तरह से चुनाव है नजदीक, किस ओर आपका रुख होने वाला है, कुछ इशारे में ही बता दीजिए। फिलहाल मैं चिंतन कर रहा हूँ। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, मैंने क्या कहा कि अगर डेमोक्रेसी में आप विश्वास रखते हैं तो लोगों की राय पर विश्वास रखिए और जब तक आप क्राउड के विजडम पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप फिर फेल हो जाएंगे। इसलिए आप क्राउड से तो आवाज आ रही है कि संजय महतो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल मेरा ऐसा कोई निर्णय नहीं है, लेकिन अब लोग क्या कहते हैं उस पर तो देखना पड़ेगा। देखिए, अगर जनता कह रहे हैं, लोग से हमने भी बात की वहां आपके क्षेत्र में। अच्छा, लोगों का कहना है कि विधानसभा में संजय महतो को देखना चाहते हैं। अच्छा, ये जानकारी देखिए, मेरे पास तो बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं, अभी लोगों का आ रहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने लोकसभा चुनाव लड़ा है तो बड़ा इलेक्शन, आप 5 विधानसभा घूम गए लोकसभा क्षेत्र में, तो एक विधानसभा में आपको घूमने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 3 साढ़े 3 लाख वोटर तक जाना है, उस वक्त आप 20 लाख वोटर तक पहुंचे, अब 2278 पोलिंग स्टेशन तक गए, अभी तो 400 साढ़े 400 बूथ रहेगा, तो आपके लिए तो और आसान होगा, आप जा सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं वही बात कह रहा हूँ, मेरे अंदर हमेशा से एक बात ये है कि अगर डिलीवर नहीं कर पाए पब्लिक को तब क्या होगा, और उसके लिए रोड मैप नहीं तैयार हो पा रहा है, यही एक मेरे साथ सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है। ये डर तो आप में है कि जनता से जो वादा कर रहे हैं कहीं उन्हें वापस ना दे पाए, लेकिन क्या जयराम महतो तो इन तमाम चीजों को भूल गए कि झारखंड के बेटा होने का, झारखंड के माटी के बेटा है, लेकिन वादा किया था कि इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तो लग रहा है कि अब अलग रास्ते पर जा रहे हैं। सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो शैली उनकी है बोलने की, वो भी बदल गई है। मुझे तो लगता है कि देखिए, जब आप कोई मुद्दा उठाते हैं और आपके बुनियाद में जो सोच है, और अगर राजनीतिक तौर पर जरा भी सोचते हैं, जनता के कल्याण के बारे में जरा भी सोचते हैं, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि उनका सोच नहीं बदलना चाहिए। और हम लोग साथ रहे हैं तो मुझे तो ये उम्मीद है कि उनका सोच नहीं बदलना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अच्छा, जहां से आपकी नाराजगी शुरू हुई, बड़का गांव आप ही का इलाके में है विधानसभा में, वहां पर जेबी केसेस की बड़ी बैठक हुई थी। सूचना है कि आपको जानकारी नहीं दी गई थी वहां की। हाँ, बड़का गांव में सभा हुई, मेरे घर के आसपास एक इलाका है वहाँ पर सभा हुई, मांडू में सभा हुई, रामगढ़ में सभा हुई, केरेडारी में सभा हुई। ये सभी क्षेत्र मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। तो मुझे लगा कि मैं इस क्षेत्र का प्रत्याशी रहा हूँ, तो कम से कम एक सूचना तो आनी चाहिए थी कि आपको कार्यक्रम में आना है। तो इस तरह की जब सूचनाएं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, सूचनाएं नहीं मिलने लगी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि कोई तो है जो या तो संगठन से दूर करना चाहता है या ये चाहता है कि हम दोनों की दूरी बढ़े। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब संगठन से ही ऐसी कोई बात आ रही है कि संजय मेहता नहीं आए, अब मुझे ये पता चल रहा है कि ये सोचने वाले 4-5 लोग थे। क्योंकि अब जब लोगों का रिएक्शन आ रहा है तो उनका कहना है कि आपको दूर करने की जो साजिशें थी वो कुछ चुनिंदा लोग थे, और अभी जब लोग मुझे रिएक्शन भेज रहे हैं तो उसमें 99% लोगों का कहना है कि आप वापस आइए। तो फिर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं कि जो दूर करने की साजिश रच रहे थे उन लोगों की संख्या और जो ये कहते हैं कि आपको रहना चाहिए उन लोगों की संख्या में आसमान जमीन का फर्क है।
तो ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं एक बाधा बनते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को दूर करने की ज़रूरत है। तो लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ जेबी केसेस में? धोखा शब्द तो क्या कहूँ, मतलब मुझे लगता है कि एक राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण है। क्योंकि नौजवानों की एक फौज तैयार हुई, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का बहुत ज़्यादा सभी साथियों के पास अनुभव नहीं था, और महत्वाकांक्षा ज़्यादा जन्म ले लिया। लोगों को लगने लगा कि एक बड़ा प्रोटेस्ट जन्म ले लिया है, एक बड़ा परिवार बन रहा है, चलो इस हवा में किसी तरीके से एमपी एमएलए बन जाते हैं। ये एमपी एमएलए कौन बनना चाहता था? ये जो हवा का झोंका चला ना, जो महत्वाकांक्षा का, उसने एक बड़ा हार्म पहुंचाया। हुआ क्या, आप इसको ऐसे समझिए, नौजवानों की एक फौज झारखंड में पढ़ाई कर रही थी, बेरोजगारी के मार से परेशान थी, और तमाम लोगों के दुख दर्द को हम लोगों ने एक आवाज़ दिया, एक परिवार बना, संगठन बना, उसमें कुछ पद बने, तो लोगों को एक आइडेंटिटी मिलनी शुरू हो गई, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ी, समाज में इधर उधर वो दिखने लगे, अखबारों में दिखने लगे, यूट्यूब में दिखने लगे, मीडिया में दिखने लगे। उनको ये भाव आने लगा कि अब तो मैं लीडर हूँ, अब तो मैं नेता हूँ। तो अचानक से क्या हुआ कि ब्लॉक और पंचायत से उठते उठते हमारे साथी जब इस तरह की गतिविधियों में आए, तो उनको लगा कि अब तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का दौर आ रहा है, और चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है एमएलए बन जाएंगे। तो यही कारण से आप देख रहे होंगे कि हमारे वो जेबी केसेस के अंदर, मतलब एक एक सीट पर 32, 33, 34, 28 इस तरह के उम्मीदवारों की दावेदारी है, और ये एक बड़ा खतरा बन गया कि अब लड़ा पाएंगे किसी एक को। तो अगर 32 लोगों ने आवेदन दिया, तो इस 31 आदमी को कैसे बनाएंगे? तो महत्वाकांक्षा जो क्रिएट हो गई, जो जन्म ले ली, वो एक बड़ा खतरा संगठन के लिए ही उत्पन्न हो गया। और इस बात पर मैंने एक सलाह दी थी, हालांकि इस निर्णय में मैं नहीं था कि इतने लोगों का आवेदन मंगाना है, तो हालांकि वो फैसला हो गया था, तो फिर वो निर्णय हो गया। आपको कभी उम्मीद था कि जयराम महतो आपके साथ ऐसा करेंगे कि उनकी सभा होगी और आपको ही सूचना नहीं रहेगी? देखिए, अब उन्होंने ये डायरेक्टली किया है कि इनडायरेक्टली किया है, इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई। मैं उन पर ये डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ कि आपने ऐसा कर दिया, लेकिन सभा में आए होंगे तो हाँ, मैसेज कर सकते थे कि संजय कहाँ है, हाँ, जो साथ में संघर्ष के समय यही थे। चीज़ तो हर्ट करता है। साथ सब जगह जाते थे, सब कुछ करते थे, और कई बार हमारे एरिया में आए तो सूचना नहीं मिली। कई बार पता चला कि किसी कोचिंग के उद्घाटन में आए हैं। जैसे कोई संगठन है, आपके संगठन के नेतृत्व करता है, वो आपके घर के बगल में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 5, 7, 8, 10, 20 किलोमीटर के रेडियस में आ रहे हैं, और आप उस एरिया के लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, उसी संगठन, दोनों ने सींचा है मिलकर के, आपको कोई इन्फॉर्मेशन तक नहीं दे रहा है, या फिर वो आ भी रहे हैं तो ये नहीं बता रहे कि आज मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूँ, या अपने किसी लोगों से सूचना भिजवा रहे हैं। तो इससे यही लगता है ना कि कोई आदमी आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो इन परिस्थितियों में आप कैसे समन्वय बना पाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है ना। देखिए, लोगों को लगता होगा कि पता नहीं संजय मेहता इस तरह से क्यों किया। जब कोई व्यक्ति मेरे समक्ष खड़ा रहेगा ना, और जब इन बिंदुओं पर वो सोचेगा, तो उसको भी ये एहसास होगा कि नहीं, संजय मेहता सही बोल रहा है। और मुझे संगठन के अंदर से जो भी वहाँ पर हैं, सब फ़ोन करते हैं कि दादा, बस हमारे और आप में फ़र्क इतना ही है कि आप अपने दर्द को बयां कर पा रहे हैं, और हम लोग संगठन के अंदर हैं तो अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लाइन में भी और भी लोग हैं जो खुलकर सामने आ सकते हैं। बड़े स्तर पर एक बड़ी नाराजगी है, लेकिन मेरा सलाह फिर भी यही होगा, लोग इंटैक्ट रहें, क्योंकि झारखंडियों की उम्मीदें जुड़े हुए हैं, और किसी तरीके से सब आपस में समन्वय बना लें, यही मैं कहना चाहता हूँ। और अगर मेरे संगठन से बाहर आ जाने के बाद संगठन और समृद्ध होकर के उभरता है, तो मुझे खुशी होगी, संगठन और समृद्ध बने। मेरी कोई व्यक्तिगत लालसा नहीं है। देखिए, एक व्यक्ति अपना त्यागपत्र संगठन से दे देता है, और लोग संगठन से उसको दूर करने की कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं, और मेरे बाहर निकल जाने से अगर वो संगठन और परिवार और समृद्ध हो जाता है, तो मुझे खुशी होगी। मुझे इस बात की खुशी होगी कि झारखंडियों के उम्मीदों का जो बोझ लेकर के ये संगठन चल रहा है, वो अगर समृद्ध हुआ है तो और बेहतर बात है। अल्टीमेटली झारखंडी जनमानस का हम कल्याण चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि झारखंड के लोगों का कल्याण हो। संजय मेहता व्यक्तिगत तौर पर अपना कल्याण नहीं चाहता, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। नौजवान है 30 साल के, बहुत ज़्यादा क्या होगा, वापस कहीं चले जाएंगे, नौकरी चाकरी कर लेंगे, फिर से वापस चले जाएंगे किसी चीज़ में, बिजनेस व्यापार हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर मेरे निकल जाने भर से संगठन और समृद्ध होता है,
तो मुझे खुशी होगी। ऐसा कभी लगा कि क्या जयराम महतो ये सोचने लगे कि संजय मेहता का तो नाम काफी ऊपर जा रहा है, बराबरी में अब आ जाएंगे, या छोटा बड़ा का फर्क होने लगा कि हम केंद्रीय अध्यक्ष हैं और जेबीके से नाम चेहरे पर ही आगे आई थी, लेकिन देखिए हजारीबाग इलाके और पूरे झारखंड में आपकी भी फैन फॉलोइंग काफी अधिक थी। नहीं देखिए, मैं तो इस पहलू पर नहीं जाना चाहूँगा कि उनका क्या सोच है। किसी व्यक्ति के साइकोलॉजी को आप तो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि वो संगठन समृद्ध बने और मेरी पूरी शुभकामनाएं। मैंने अपने त्यागपत्र में भी उनको शुभकामनाएं दिया कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये बात भी मैं जोड़ रहा हूँ अपनी शुभकामनाओं के साथ भी कि इन फ्यूचर मैं बाहर हूँ संगठन से, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर उनको मेरी ज़रूरत महसूस होगी, अगर उनको लगता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो चूंकि उस संगठन के समृद्ध होने से झारखंडियों का अगर कल्याण होगा, तो अगर वो हमसे हेल्प मांगेंगे तो मैं हेल्प करूंगा। मैं इस ईगो में नहीं रहूंगा कि नहीं 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 मैं तो वहां से निकल गया, मैं उनको क्यों मजबूत करूं। मतलब मौका अभी रास्ता आप खुला छोड़ रहे हैं कि जा सकते हैं, जयराम महतो देखिए हाथ हाँ, पकड़ेंगे। एक बात समझिए, ऐसे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैंने त्याग पत्र दे दिया, मैं घर में हूं, लेकिन मैं एक झारखंडी होने के नाते मेरा दर्द तो झारखंड की माटी से जुड़ा हुआ है, मेरी भावना तो जुड़ी हुई है। तो जब मेरी भावना जुड़ी हुई है अपनी झारखंडी माटी से और उस परिवार का मैं हिस्सा रहा और एक बड़ा स्तर पर लोगों की भावना है, तो अगर कोई चीज मेरे किसी कंट्रीब्यूशन से वहां पर समृद्ध हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी। मैं इतना नैरो माइंडसेट का आदमी नहीं हूं कि मैं कहीं से निकल गया तो वो एकदम तहस नहस हो जाए, डिमोलिश हो जाए। मैं इतने विपरीत मानसिकता के साथ, इतने नैरो माइंडसेट के साथ काम नहीं करता हूं। अगर देखें तो जयराम महतो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं जी। तो क्या लगता है कि अब जमीनी मुद्दों को ना उठाकर ज्यादा सोशल मीडिया पर टाइम देने लगे? नहीं, सोशल मीडिया पे आदमी जब एक्टिविटी शो करता है, तो जब वो ग्राउंड पे कुछ कर रहा होता है, उसी चीज को दिखाता है, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया तो आपके वर्क का एक रिफ्लेक्शन का एक मीडियम है, एक बड़ा माध्यम है। आज के टाइम में तो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया संचार का एक बड़ा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, तो इसका उपयोग तो करना चाहिए। मैं इसकी वकालत करता हूँ, इसका उपयोग करें, सही दिशा में इनका उपयोग होना चाहिए। तो बीच में भटक गया? नहीं, वो अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संदेश को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो अब इसमें ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि सिर्फ सोशल मीडिया पे रहते हैं। देखिए, राजनीतिक जीवन में आप रहते हैं ना, तो आप घर में भी बैठे रहेंगे तो आपकी सक्रियता रुक ही नहीं सकती है। कार्यकर्ता घर पहुंच जाएंगे, त्यौहार है, आज देखिए करम पर्व है, आज हर तरफ कर्म की उल्लास चल रही है। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो लोग स्वतः आपको बुला लेते हैं। हम लोग दिन रात इन्हीं सब चीज़ों में रहते हैं। कोई घर पे अपने बुला लेंगे कि आज आइए, हमारी बच्ची का बर्थडे है, लोग जुड़े हुए रहते हैं, जाना पड़ता है। किसी के घर में सुख दुख हो गया, दर्द हो गया, किसी के यहाँ शादी है, कई सामाजिक कार्यक्रम है, खेल है, उत्सव है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्कूल है, पूजा है, पर्वत है, त्यौहार है, लोग बुला लेते हैं। तो राजनीतिक जीवन में आप ना चाहते हुए भी आपको लोग बुला लेंगे और आपको सक्रिय रहना ही पड़ेगा। अब अगर देखें तो जीरो से हीरो आप लोगों को सोशल मीडिया है और तमाम उन मुद्दों ने बनाया, खासकर जेबीके से पूरी पार्टी को। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर राह से भटक रही तो जनता को भी धोखा देने का काम होगा? ये एक बड़ी चिंता है। मैं इसी चिंता को लेकर के तो मुझे अलग होना पड़ा सर। एक बात समझिए, एक परिवार बनाए, सपना दिखाए, पूरा सब कुछ किया और कुछ कर नहीं पाए तो अपराध बोध होगा ना। और हम उसको सुधार नहीं कर पा रहे हैं, मैं कह रहे हैं कि इसको सुधार करिए, सुधार करिए, वो सुधार नहीं हो पा रहा है। तो अंततः क्या करेंगे आप? रास्ता अलग करेंगे। तो आप ये समझिए कि बहुत मतलब भावनात्मक तौर पर इस फैसले ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया है। मतलब जब मेरा इस्तीफ़ा लिखा गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इसका खुलासा कर रहा हूँ एकदम पहली बार आपके कैमरे के सामने, कि ये इस्तीफ़ा मतलब आप समझिए कि 2 महीने, 1.5 महीने से बार बार लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, 20-25 बार वो लैपटॉप पे हो रहा है, फिर वो बंद हो रहा है, फिर मन ये हो रहा है। मतलब आप समझिए कि मेरे मनोभाव को समझिए, क्या उथल पुथल चल रहा होगा। लोगों को लग रहा होगा कि ये फैसला अचानक हुआ है। ये फैसला अचानक नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से, बार बार, मतलब अंदर, मेरे अंदर क्या चल रहा होगा आप सोचिए कि जिस संगठन को दिन रात, रात में, भोर में घर पहुंच रहे हैं और बहुत मुश्किल से इतना संगठन खड़ा किए और अंततः इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। तो बहुत मुश्किल से इस निर्णय को मुझे लेना पड़ा। मतलब मेरे हाथ कांप गए सर। मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो। लग रहा था कि घर को छोड़कर कहीं जा रहे हैं अब? बिल्कुल लग रहा है। और अभी आप समझिए कि लोगों का कितना कनेक्शन है कि मैंने रिजाइन दे दिया,
लेकिन रिजाइन देने के बाद भी इतने हक से हमारे सारे साथी कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं, या एकदम खोटा में बता रहा हूँ लोगों कि दादा तो कहाँ समझो कि इस्तीफा दे दली तो हमने से दूर हो गली की, थोड़ा तो रोहो पड़ तो हमनी के बीच। मतलब इस तरह के भाव में लोग अपनी बात कह रहे हैं कि आपको नहीं जाने देंगे, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो प्यार है वो आपको थोड़ा भावुकता में डालता है, और इसी कारण से इतना जोश आता है काम करने का। वरना हम लोगों की क्या हैसियत थी, साधारण लड़के थे, लेकिन इतना जोश के साथ हम लोगों ने काम किया। मैं आपको इलेक्शन कैंपेन का अनुभव बता रहा हूँ कि एक दिन मैं सुबह 6 बजे निकला कैंपेन में, और फिर से भोर के 5 बज गए, मैं देख रहा हूँ कि पक्षियां चहचहा रही हैं। फिर कार्यकर्ताओं के घर में ही वहीं ब्रश व्रश किया, फिर सुबह निकला, और एकदम कार में ही गाड़ी में बैठे बैठे पावर नैप लेता था 10 मिनट का। फिर 10 मिनट के बाद दूसरी जगह कुछ यात्रा शुरू हुई, फिर उतरा, फिर 10 मिनट कार में पावर नैप लिया, फिर निकला कि हाँ देखें पब्लिक जमा है। तो इस तरह से रात के 2-2 ढाई बजे तक हम लोगों ने नुक्कड़ सभाएं की हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी अपने तरफ से जो भी था वो मेहनत करने की कोशिश। अब अगर बात करें आपको कि झारखंड की राजनीति में जो फिलहाल सत्ता में है, हेमंत सोरेन अच्छे लगते हैं या बाबूलाल मरांडी? दोनों कहना आदिवासी मुश्किल नेता होगा। है, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, और आप भी। कहना मुश्किल है, इसका मूल्यांकन मुझे लगता है जनता पर छोड़ देना चाहिए। इसका मूल्यांकन जनता करेगी, और इस मूल्यांकन का सबसे बेहतर पैरामीटर है इलेक्शन। इलेक्शन में ये साबित हो जाएगा कि कौन बेहतर नेता है। और सुदेश महतो के बारे में क्या कहेंगे? सुदेश महतो जी युवा है, युवा तो हैं, एक वक्त उनमें उम्मीदें थी, लेकिन उनसे मेरी एक शिकायत है, उन्होंने सेकंड लाइन के लीडरशिप को तैयार नहीं किया। अगर वो चाहते तो नेतृत्वकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार होती। और मुझे लगता है कि एक उनको बड़ा दिल दिखाते हुए अपने संगठन के अंदर एक डेमोक्रेसी लानी चाहिए थी। जैसे आजसू पार्टी का जब भी अधिवेशन होगा, सर्वसम्मति से सुदेश जी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर बड़ा दिल दिखाते हुए थोड़ा उसको डेमोक्रेटिक करते, और अध्यक्ष की भी प्रणाली को वो थोड़ा बदलते, तो कोई एक नया अध्यक्ष बनेगा तो एक नया नेता निकलेगा, तो अल्टीमेटली आप झारखंड को एक लीडरशिप देंगे। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा एक दल है तो आप सोचेंगे कि सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाएं, कुछ इसी राह पर जयराम महतो भी अच्छा नहीं लगता है। कह सकते हैं ना कि कुछ इसी राह पर जयराम महतो है, खुद को आगे कर रहे हैं। जो देखिए, उनसे आगे अगर लेवल पे आ रहा है तो उसको किसी तरह किनारे किया जा रहा है। नहीं, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की ये एक जरूरत भी है कि एक इंडिविजुअल सेंट्रिक इमेज होना चाहिए। जैसे आप देखिए ममता बनर्जी को, आप देखिए पवन कल्याण जी को, देखिए अभी उन्होंने बनाया। आप देखिए हमारे उद्धव ठाकरे जी का जो संगठन है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि समय समय के साथ कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबके लिए समान अवसर होना चाहिए, और इन चीज़ों से संगठन मजबूत बनता है। जैसे हमने एक बहुत मतलब साधारण सा बात कहा कि हमारे भाई जयराम जी अपने बारे में अनाउंस किए कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप लड़िए, लेकिन संगठन में और आपके साथी हैं। तो आपने जैसे अपना अनाउंसमेंट 2-2.5 महीने पहले किया, या संकेत दिया, ऑफिशियली ठीक है नहीं किया, संकेत दिया, तो अन्य साथियों को भी आप उसी तरीके से समय दीजिए तैयारी के। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप बराबर समय देंगे तो वो चुनाव लड़ करके जीत पाएंगे। 20 दिन में, 25 दिन में वो चुनाव कैसे जीतेंगे? वो किसी कॉर्पोरेट के बेटे नहीं है, वो कहो सांसद विधायक के बेटे नहीं है। तो उनको भी आप उतना ही समय दीजिए जितना समय आप ले रहे हैं। जैसे मेरे समक्ष एक मुश्किल परिस्थिति हुई कि वो 4 महीने से इस बात को अनाउंस कर रहे थे कि मैं गिरिडीह से लड़ूंगा। 32 डेज हुआ था जब मुझे टिकट मिला, तो 32 दिन पहले मुझे टिकट मिला, और वो 4 महीने से इस बात को अनाउंस कर रहे थे। तो मेरे लिए तो समय कम रहा, आपके लिए तो समय ज़्यादा रहा। तो अगर आप इस विधानसभा चुनाव में भी इसी पैटर्न को अपनाएंगे तो नुकसान होगा। तो इससे तो साफ है कि जयराम महतो नहीं चाहते खुलकर कि कोई और आगे आए, उनके नहीं, मुझे लगता है खड़ा हो जाए। मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर थोड़ा रैशनल होकर के, तार्किक होकर के उनको सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है वो भी इनकार नहीं करेंगे अगर बहुत अच्छे से अगर उनको कोई बात समझाए कि अगर आप 15-20 सीट जीतते हैं, 25 सीट जीतते हैं, डिसीजन मेकिंग की स्थिति में होते हैं, सरकार के आने में स्थिति में होते हैं, तो आप झारखंड को कुछ ज़्यादा दे पाएंगे। अकेले जीत करके झारखंड को कितना कुछ दे पाएंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर संगठन के अंदर एक समान अवसर सुनिश्चित कर देंगे सभी साथियों के लिए, तो सभी साथियों को तैयारी करने में आसानी होगी, चुनाव लड़ने में आसानी होगी, और चुनाव वो जीत सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर आखिरी सवाल अब आपसे पूछ ले तो आपने कागज पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन दिल अभी भी जेबी केसेस में है। देखिए, ये एक बात आदमी मुझे ने कहा, एक व्यक्ति मुझे
बहुत राजनीतिक तौर पर अनुभवी थे। उन्होंने कहा, संजय तुम पॉलिटिक्स में आए हो और तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पास विधायक बनने का मौका है, तुम चुनाव लड़ोगे तो जीत सकते हो, जनता के बीच तुम्हारी उपस्थिति है, तुम ये क्यों निर्णय लिए। राजनीति में कभी भी निर्णय जो है सो बुद्धि से लिया जाता है, दिमाग और दिल, मतलब दिमाग से लिया जाता है, दिल से नहीं लिया जाता है। बोले कि हमको इतना राजनीति नहीं आती है भैया कि किसी तरीके से सांसद विधायक बन जाना है, कोई ऐसा लस्ट नहीं है। दिल ने ये गवाही दी कि जब बात इस तरीके की है तो आप निर्णय लीजिए। अगर मेरी जगह पे कोई एकदम पक्का हुआ राजनीतिक कोई रहता, नेता, एकदम खाँटी नेता जो नेतागिरी करता है, खाटी नेता आप भी है, लंबा आपका ये रहा। नहीं तभी तो लोकसभा नहीं, चुनाव में लेकिन नेशनल मैं- पार्टी को पानी पिला चुके हैं। मैं थोड़ा इमोशनल आदमी भी हूँ, थोड़ा भावनात्मक आदमी भी हूँ। आपने देखा होगा कि कई बार जब लोगों ने ये सवाल पूछा तो बातें थोड़ा आ गई दिल तक। तो मुझे ये लगता है कि आदमी को संवेदनशील होना चाहिए, अपनी भावुकता को, अपनी संवेदनशीलता को, अपने मनोभाव को आप पूरा मार नहीं सकते हैं, फिर तो आप रोबोट हो जाएंगे सर। जी। तो हम रोबोट नहीं हैं, मेरी भी संवेदनाएं हैं, मेरी भी भावनाएं हैं। बहुत ज़्यादा अभी तजुर्बा नहीं हुआ है, 30-31 साल के नौजवान में क्या ही तजुर्बा आएगा। अंततः ये फैसला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फैसला तमाम झारखंड वासियों को और जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं को, संजय मेहता ने कोई अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी राजनीतिक दल में संपर्क आकर के, किसी राजनीतिक दल वालों ने संपर्क किया हो, इसलिए नहीं लिया है। संजय मेहता ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसकी आत्मा को ये ठेस पहुंचा कि बार बार लोग उसको एक तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और बार बार उसको परेशान कर रहे हैं और संगठन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंततः संजय मेहता के दिमाग में ये बात खटकी कि जब संगठन के अंदर से ही कुछ लोग दूर करना चाहते हैं तो फिर मैं ही दूर हो जाता हूँ, वे ही प्रसन्न रहें। यही मेरी दर्द है, यही मेरी पीड़ा है, यही मेरी वेदना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतना आपने समय दिया, करीब 1 घंटे से अधिक का। लेकिन जाते जाते बता दीजिए कि आखिर रास्ता कौन सा है वो। बहुत जल्द इसका मैं फैसला कुछ लूँगा और उसके बाद फिर आप सबको एक आधिकारिक सूचना मिलेगी। तो जिस तरह से तमाम सवालों का बेबाकी से संजय महतो ने जवाब दिया, इससे साफ है कि संजय महतो आने वाले दिनों में काफी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। राजनीति में काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, भले उम्र कम है, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ उसके पूर्व ही तमाम बड़े नेताओं को कैसे पानी पिलाना है, इसकी रणनीति संजय महतो के द्वारा तमाम तैयार की जाती थी। अब इंतजार करना होगा कि आखिर संजय महतो कौन से रास्ते पर जाएंगे। क्या वापस से जेबी केसेस की ओर इनका रुझान होगा, या फिर कोई और नया संगठन, या फिर कई जो संगठन झारखंड में है उसमें शामिल होंगे। तमाम चीज़ों का इंतजार हमें भी बेसब्री से है कि आखिर झारखंड में आगे क्या कुछ होने वाला है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें। पल पल अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारी वेब पोर्टल द न्यूज पोस्ट को लॉगिन करें। और हाँ, हम अब प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर भी मौजूद है। आप हर पल ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे तमाम एप्लीकेशन और तमाम सोशल मीडिया साइट पर जाकर उसे लाइक, सब्सक्राइब और इंस्टॉल जरूर कर लें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम फिर हाजिर होंगे और कोई नए मेहमान के साथ कोई अलग मुद्दे पर बात करने को।